Good morning, everybody. And the atomic structure, that is your unit 2. Today we have to discuss about the discovery of the electron. Yesterday you have to note about the different development about the atomic structure in the different stages by the some scientists. बोर, ठीक है, बोर थ्योरी आपने इसको देखा है, उसके बाद आपने जो ना वो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट वाले में, तो ये सब जो है ना वो हमारे परमाणु के विकास के अंदर भिन्न भिन्न स्टेप्स हैं, भिन्न भिन्न चरण हैं। अब हम सबसे पहले इसी क्रम के अंदर जो है ना वो डाल्टन जो हमारी थ्योरी है उसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लाइट में लेंगे और डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या क्या बताया आपको उसके बारे में थोड़ा हम अध्ययन करेंगे। तो जो डाल्टन थ्योरी है, एज पर द डाल्टन थ्योरी, सबसे पहले उसने बताया कि एटम जो है ना वो एक डिसइंटीग्रेट पार्टिकल है। ये स्मॉल पार्टिकल है, ठीक है, बहुत ही छोटा कण है ये, और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि परमाणु जो है ना वो अविभाज्य है, अर्थात परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते। और लैटिन भाषा में एटम का मतलब ए मतलब नॉट, जब हम एटम की बात करते हैं ना एटॉमिक थ्योरी में, तो जब हम एटम की बात करते हैं तो ये ए का मतलब होता है नॉट और टॉम का मतलब होता है कट, अर्थात जिसको काटा नहीं जा सके, जिसका विभाजन नहीं किया जा सके, उस पदार्थ के सूक्ष्म कण को हम परमाणु के नाम से जानेंगे। ये परमाणु की परिभाषा में हमने डाल्टन के नियम से इसको पढ़ा है। और सभी परमाणु जो है वो सरल अनुपात में संयोग करते हैं, और परमाणु के सरल अनुपात में संयोग करने से हमें जो है ना वो यौगिक प्राप्त होते हैं, छोटे अणु प्राप्त होते हैं। सोडियम ने क्लोरीन के परमाणु से संयोग किया तो उसने यौगिक बना लिया NaCl। तो इस तरह से रासायनिक संयोग में या रासायनिक अभिक्रियाओं में जो मूलभूत इकाई है ये परमाणु होते हैं, और इसी के आधार पर रासायनिक संयोग के नियम की व्याख्या जो है वो डाल्टन थ्योरी के को आधार बना करके की गई कि आपने 5-6 प्रकार के गैलुसेक आयतन संबंधी नियम, तो ये सब जो आपने रासायनिक संयोग के नियम पढ़े हैं ये सब नियम जो है वो डाल्टन की थ्योरी पर ही विश्लेषित किए गए हैं। इसके एनालिसिस जो है ना, इसका जो बेस है संयोग के नियमों का, ये बेस जो है ना वो डाल्टन थ्योरी ही रही है। तो भौतिक विधियों से परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। तो अब एटम तो हो गए स्मॉल पार्टिकल, लेकिन जो हमारी फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, तो फिजिकल प्रोसेस में एटम जो है ना वो डिसइंटीग्रेट किया जा सकता है, ठीक है, और एटम को डिसइंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास में कौन कौन से पार्टिकल्स आ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आर द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन आर द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन आर द न्यूट्रल पार्टिकल। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दे मिक्स टुगेदर, दे ऑलवेज केप्ट इन न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के आउटर स्फीयर पर जो ये इलेक्ट्रॉन है ये मूवमेंट करते हैं। ये सब बातें आपने 10th क्लास में इसको पढ़ा है। तो अब इसका मतलब वो ये हुआ कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, लेकिन डाल्टन के नियम में रासायनिक क्रियाओं में कभी भी परमाणु का विभाजन नहीं होता। उसे भौतिक विधियों से, अर्थात जो हमारे स्पेक्ट्रोमेट्री एनालिसिस है उसके द्वारा इनकी जो है वो विभाजन किया जा सकता है। तो ये इस एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए, अर्थात किसी भी पदार्थ को या किसी कण को आप एटम कब कहेंगे, जब उस कण के अंदर इन कणों का समावेश होगा। ये हमारे मूलभूत कण कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी परमाणु का मूलभूत कण हो गया, इसको आप यूं समझिए। अब हम सबसे पहले इस बात का अध्ययन करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु में किस स्थिति में है और उसको हम किस तरह से डिस्कवर हमने उसको किया है। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन की खोज और इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो हमारे साइंटिस्ट रहे J.J. थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो J.J. थॉमसन,
तो जे थॉमसन ने इस इलेक्ट्रॉन को परमाणु में ढूंढा, निकाला और उसके गुणों का अध्ययन किया। तो ये जो जे थॉमसन थे ये फैराडे के साथ में अपना अध्ययन कर रहे थे। तो फैराडे जो थे वो गैसों के विद्युत विसर्जन का अध्ययन कर रहे थे। अर्थात फैराडे जो थे उन्होंने, ये फैराडे लॉ भी है आपका, फैराडे लॉ। तो फैराडे लॉ के अंदर हम यहाँ पे गैस का विद्युत विसर्जन करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज, ये इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज। तो विद्युत का जो विसर्जन है वो गैस के कणों में होता है या नहीं। देखिए ठोस में और द्रव में तो आसानी से अध्ययन किया जा सकता है किसी भी प्रक्रिया का, लेकिन जब गैस की बात आती है तो गैस में पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं, काफी डिस्टेंस पे होते हैं, तो उनके अंदर विद्युत का विसर्जन कैसे किया जाए, इस बात का अध्ययन जो है वो फैराडे कर रहे थे। तो उन्होंने जो है, फैराडे ने इस विद्युत विसर्जन के प्रयोग के साथ में थॉमसन को भी साथ में जोड़ा और थॉमसन जो है इनकी हेल्प की और उसी का परिणाम जो है वो इलेक्ट्रॉन की खोज के रूप में हमें प्राप्त हुआ। तो विसर्जन, इसके लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो आपके विसर्जन नली, इसको हम थॉमसन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें डिस्चार्ज ट्यूब, अर्थात जब गैसों का विसर्जन किया जाने लगा तो ये विसर्जन नली, तो इस तरह से हमारी एक विसर्जन नली, ये कठोर कांच की नली होती है, ये कठोर कांच की बनी हुई नली है और इस नली के दोनों सिरों पर हम कैथोड और एनोड, अर्थात जैसे ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये तो हमारा हो गया कैथोड और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम बता देंगे एनोड। तो कैथोड और एनोड ये डिस्चार्ज ट्यूब कहलाती है, इसको हम बोल देते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, इसको थॉमसन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, ये थॉमसन ट्यूब भी कहलाती है। और इसको फिर हम किसी हाई पोटेंशियल सोर्स से इसको हम जोड़ देते हैं, हाई पोटेंशियल उच्च विभव की धारा, इसको हम जोड़ देते हैं और ये आपका निर्वात पंप कहलाएगा, अर्थात वैक्यूम क्रिएट करने के लिए इसको हम वैक्यूम पंप भी बोलेंगे। ये हमारा वैक्यूम पंप, इसमें जो अंदर के दाब को मेंटेन करते हैं हम, तो बतही न्यून दाब पर, और ये जो हमारा इलेक्ट्रोड कैथोड है ये मेटेलिक है, अर्थात ये धातु के बने हुए हैं। तो मेटेलिक कैथोड एनोड जो है वो दोनों सिरों पे रखे जाएं और इस विसर्जन नली कठोर कांच की एक नली है, ये ग्लास मेड होती है और इसमें जो धारा है वो उच्च विभव के साथ में इसमें प्रवाह करते हैं हम। और ये कैथोड एनोड मेटेलिक हो गए। अब इसमें हमने जो प्रेशर है, अंदर का जो दाब है, वो वैक्यूम पंप के द्वारा, निर्वात पंप के द्वारा धीरे धीरे कम किया जाता है। तो अति न्यून दाब पर गैसों में विसर्जन का अध्ययन इस डिस्चार्ज ट्यूब में थॉमसन ने किया, ठीक है। तो कैथोड एनोड जो है वो विद्युत कणों का संचालन के लिए, मतलब कैथोड से एनोड, आप जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो कैथोड से एनोड की तरफ विद्युत धारा का प्रवाह होगा, और जब कैथोड की तरफ से प्रवाह होता है तो उसको कैथोड रेज बोला जाएगा। अर्थात अगर कैथोड से हम किसी धारा को प्रवाहित का इस तरह से हम करें, ये हमारे विद्युत धारा, तो इसको हम बोल देंगे कैथोड रे, ये कैथोड रे, अर्थात कैथोड किरणें कहलाएंगी। तो कैथोड किरणों के माध्यम से हम इसका अध्ययन करेंगे। तो कैथोड किरणें जो है वो एनोड से निकलकर, और जिंक सल्फाइड, अब हमने क्या किया कि ये एनोड से किरणें निकल रही हैं और गमन किस तरफ हो रहा है, कैथोड की तरफ, और यहाँ हमने जो एक ZnS का पर्दा कर दिया, जिंक सल्फाइड का पर्दा यहाँ पे लगा दिया जाता है। तो कैथोड किरणें जो है वो कहाँ, एनोड से जो है वो निकलेंगी और एनोड के पीछे से ZnS का पर्दा होता है,
ठीक है। कैथोड किरणें एनोड से निकलकर जिंक सल्फाइड पर जो है ना वो ल्यूमिनेंस डेवलप करेगी। तो जैसे ये ल्यूमिनेंस उत्पन्न होगा तो फिर वहां पे चमक, इससे ये सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें जो है वो ऊर्जावान किरणें हैं, और जिंक सल्फाइड के पर्दे पर जब ये किरणें गिरती है तो वहां पे आपको ल्यूमिनेंस अर्थात चमक पैदा होती है। अब ये तो हमारा हो गया कि विसर्जन की। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ट्यूब में गैस के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रहे हैं, अथवा गैस की कोई आवश्यकता नहीं और बिना गैस के भी ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच सकते हैं, लेकिन गैस के कण ही इनको कैरी कर रहे हैं। तो ये जो कैरी आउट प्रोसेस है ये इन गैस पार्टिकल के द्वारा। तो अब भिन्न भिन्न गैसों को इसमें लिया गया, हाइड्रोजन गैस ली गई, कभी नाइट्रोजन, कभी ऑक्सीजन वगैरह, अलग अलग गैसों को। तो अलग अलग गैसों पर इस विद्युत विसर्जन का जो है ना वो प्रयोग किया गया, और इस प्रयोग के बाद में जो निष्कर्ष निकले वो क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले हम निष्कर्ष के बारे में आ जाते हैं। सबसे पहला आपका जो है ना वो यदि इन विसर्जन नली में बीच में एक जो है वो व्हील रख दिया जाए। अभी ये अलग अलग प्रयोग है, तो सबसे पहला प्रयोग हमारा हुआ, हमने क्या किया कि एक ये जो व्हील है, पहिया है, इस पहिए को हमने जो है ना इसके बीच में रख दिया। तो अब देखिए कि ये जो पहिया है, ये जैसे ही आपने इसमें विद्युत धारा का प्रवाह शुरू किया तो कण जो है इस पहिए से टकराएंगे, और पहिए से टकराने पर, ये व्हील से टकराने पर उसमें मूवमेंट होगा। तो पहिए में मूवमेंट होना इस बात को सिद्ध कर रहा है कि कण इससे टकरा रहे हैं, और ये सीधी रेखा में ही गति करते हैं। अर्थात हमें सबसे पहले इस व्हील से दो हमें कि यहाँ पर जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी, तो ये जो पार्टिकल्स हैं इसमें गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा 12 mv², इसको हम काइनेटिक एनर्जी से बताएंगे। तो व्हील का मूवमेंट होने का मतलब हो गया गतिज होना। तो अब हम कहेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोड रेज हैं इनके अंदर गति भी उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी अर्थात ये गति युक्त कण हो गए, कहने का मतलब ये हुआ। नंबर 2, अब हम आगे क्या करते हैं कि इस व्हील को यहां से हटा लेंगे, ये दूसरा प्रयोग। तो पहले प्रयोग का निष्कर्ष हुआ कि ये एक सीधी रेखा में, मतलब स्ट्रेट लाइन में इनका जो मूवमेंट होता है ना वो एक सीधी रेखा में होता है, स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है, और उसमें गति होती है, गतिज ऊर्जा के बारे में। अब हम क्या करते हैं कि इस ट्यूब के दोनों ओर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अब हम यहाँ पे मैग्नेट ले लेंगे, ये मैग्नेटिक, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल अर्थात हमने इसको मैग्नेटिक स्टडी करी है, तो इसकी मैग्नेटिक स्टडी की जाए, ठीक है। हम चुंबकीय अध्ययन करना चाह रहे हैं, तो इस विसर्जन नली के दोनों ओर एक तरफ आप नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ साउथ पोल आप लगा दीजिए। तो जब आप देखते हैं कि ये जो कण है वो साउथ पोल की ओर झुक जाते हैं, अर्थात ये अब सीधी रेखा में गति नहीं करके किस तरफ चले जाएंगे, साउथ पोल की तरफ, दक्षिणी ध्रुव की ओर। नॉर्थ पोल से तो प्रतिकर्षित होंगे और साउथ पोल की ओर उनका अट्रैक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन कणों के ऊपर जो है ना चुंबक का प्रभाव भी होता है, अर्थात ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित होने वाले कण हैं, इसका सीधा सा अर्थ ये होता है। अब हम क्या करते हैं कि ये तो इनका चुंबकीय गुण के बारे में हो गया। अब चुंबकीय गुण में नॉर्थ और साउथ पोल के बजाय हम विद्युत इलेक्ट्रोड, अर्थात जो पॉजिटिव एनोड और ये नेगेटिव कैथोड, तो हम क्या करते हैं इसमें कि कैथोड और एनोड जो हैं लगभग उस विसर्जन नली के मध्य में हम कैथोड और एनोड को लगा देते हैं। और अब हम ये देखते हैं कि एनोड की तरफ इनका मूवमेंट होता है, अर्थात कैथोड की तरफ मूवमेंट नहीं होगा। ये जो पार्टिकल है ये किस तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ, तो ये सारी रेज है इस तरफ चली गई, ठीक है। तो इन सब पार्टिकल का इस
जो एनोड की तरफ मूवमेंट होना इस बात को सिद्ध करता है कि ये आवेशित कण है। और आवेशित अब हमने तीसरी स्थिति है ना वो इलेक्ट्रिकल फील्ड रखा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में ये एनोड की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, और एनोड की ओर अट्रैक्ट होने का मतलब ये हुआ कि ये जो है ना वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, अर्थात ये कण कैसे हैं, ऋण आवेशित कण हैं। तो ये सब परमाणु के अंदर पाए जाने वाले कण ऋण आवेशित कण हो गए एनोड के द्वारा। अब कैथोड कणों की जो प्रकृति है वो धातु व गैस पर निर्भर नहीं करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें आप गैसें बदलते रहिए और जो कैथोड एनोड है उसको भी आप चेंज करते रहिए, मेटल को चेंज करते रहो। लेकिन मेटल के चेंज करने पर हम ये देते हैं कि इनके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चुंबक की तरफ और जो ना वो धना और ऋणा की तरफ जो इनका आवागमन हो रहा है, ये सभी में सिमिलरिटी है, समानता है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी परमाणुओं में, चाहे वो धातु का परमाणु हो अथवा वो धातु से मतलब धातु इलेक्ट्रोड से, और अथवा वो किसी गैस का परमाणु हो, सभी में ये कण एक समान एक ही प्रकृति के होते हैं। अर्थात ये कण जो हैं वो सभी परमाणुओं में समान रूप से पाए जाते हैं। ये इसका मतलब हुआ, सभी परमाणु में होते हैं ये, ठीक है। ये उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो कण हैं वो परमाणुओं के मूलभूत कण हैं और ये ऋण आवेशित हो गए, ठीक है। उसके बाद में अब हम नंबर 4 पे आ जाते हैं कि ई और एम का अनुपात, अर्थात इन पे जो चार्ज है, ये चार्ज और ये इनका द्रव्यमान, तो आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात है वो इन कणों में जब देखा गया, निर्धारण किया गया, तो ये देखा गया कि विसर्जन नली में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत लगाकर कणों को विचलित किया गया। तो इलेक्ट्रॉन के विचलन की मात्रा को सही माप करके ई और एम का अनुपात निर्धारण किया गया। ये ई और एम के अनुपात का निर्धारण करने का तरीका है कि विसर्जन नली में हम कैसे इसको मापें। तो ई और एम का जो अनुपात है वो जब इसकी गणना की गई तो ये 1.768 इंटू 10⁻13 कूलाम पर केजी, ठीक है। सी का मतलब यहाँ पे कूलाम से है, पर केजी। तो ई और एम का अनुपात ये आता है और ये सभी में समान। आप चाहे इलेक्ट्रोड धातु के परिवर्तन करो अथवा विसर्जन नली में आप परिवर्तन कीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इनका ई और एम का अनुपात सभी के लिए समान हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना, अब हम यहाँ पे चार्ज की जो है ना वो गणना करते हैं। ये सब हमारे थॉमसन के प्रैक्टिकल्स जो है ना प्रयोग हुए हैं वो, और उनसे जो प्राप्त हमारे निष्कर्ष हैं। अब हम आ जाते हैं मुल्किन इफेक्ट। तो इस विसर्जन नली के बाद में अब हम इलेक्ट्रॉन के अगले गुण के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन का गुण जो है वो आवेश के रूप में, उसका आवेश का घनत्व कैसे पता किया जाए, ठीक है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये जो अध्ययन है ये मिलिकन के द्वारा किया गया है, मिलिकन स्टडी, ठीक है। तो मिलिकन के द्वारा इसको अध्ययन किया गया। मिलिकन एक वैज्ञानिक थे, तो मिलिकन ने क्या किया कि तेल, ऑयल जो है ना उसको बिंदु अर्थात ड्रॉपलेट, तो ऑयल की जो ड्रॉपलेट है उस विधि से इस पे चार्ज को पता किया है। तो आपके बुक में जो है डायग्राम होगा, उसको आप ठीक से देखिए कि तेल की बूंदों को कुहासे के रूप में सूक्ष्म छिद्र से एक बड़े पात्र में प्रवाहित किया गया। मतलब छोटे से छिद्र में तेल को अधिक दाब से करें तो जैसे फंवारे चलता है ना, उस तरह से तेल का फंवारा विद्युत कक्ष में भेजा गया। तो विद्युत क्षेत्र में उपस्थित जो ड्रॉप्स हैं वो गिरने की दर जो है ये अलग अलग प्रकार से मापी गई। मतलब ई और एम का अनुपात उनका भिन्न भिन्न आने लगा। कक्ष में एक्स किरणों
को भेज करके कक्ष के वायु को आयनित किया गया, और ये आयन जो है ना वो तेल के बूंदों से टकरा करके आयनित होते हैं, और आवेशित तेल की बूंदों पर उनकी गति का अध्ययन करके फिर Q आवेश पता किया गया। तो Q जो है आवेश है, ये चार्ज, ये N और E, N जो है ना वो हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और E जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर जब आवेश का मान ज्ञात किया गया तो Q जो है हमारा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये इतना कूलाम हमें प्राप्त हुआ। तो ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है ना वो मुल्किन के प्रयोग से हमें प्राप्त हुआ है।